इंडिया ने नियोसेप 1 ट्रायल को अभी ज्वाइन करा है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये नियोसेप क्या इंडिकेट कर रहा है? नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल मतलब जो नवजात है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, एंड सेप्सिस इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन। अब यहाँ पे भी एक वर्ड यूज कर लूं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन आया तो उसका मतलब है कि पूरी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन फैल रहा है। इन्फेक्शन का कॉज क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एनीथिंग, कोई भी पैरासाइट हो सकता है। पर किसको हुआ इन्फेक्शन? बच्चे को, जो कि न्यूली बॉर्न था। और न्यूली बॉर्न बेबीज की आप एक बार बार जो स्टेटमेंट पढ़ते हो ये कि विद इन 1 आवर बच्चे को फीड करना होता है विद ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि वो इन्फेक्शन से बचाता है। पर यहाँ पे बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो शायद जो उनका पार्चुरेशन का पीरियड था, पार्चुरेशन मतलब हाँ, जो पूरा प्रोसेस होता है बर्थ गिविंग का, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, जिसमें पेन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। कई बार इन्फेक्शन वहीं से शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। और अब बच्चा है, छोटा सा है, 6 महीने तक बोला कि सिर्फ दूध पे ही फीड करवाना है, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं उसको फीड करवाना है। पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या देने पड़ेंगे? मेडिकेशन। और वहां पे भी कौन से? एंटीबायोटिक्स देने पड़ जाते हैं। कई बार एम्पेसिलिन वगैरह देना पड़ता है अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो बच्चा है उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस नियोनेटल सेप्सिस के थ्रू किस पे आ जाती है? वल्नरेबिलिटी पे आ जाती है। और आप एक टर्म पढ़ते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकंड कॉज जो बच्चों के डेथ का रहता है वो नियोनेटल सेप्सिस है। पहला क्या होता होगा? वेरी गुड, प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं कई बार, तो वो भी एक कॉज रहता है। फर्स्ट नंबर पे प्री टर्म रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फर्स्ट कॉज है बेबी कि बच्चों की डेथ हो जाती है, ये सेकंड नंबर पे है। तो अभी ये जो नियोसेप 1 ट्रायल है ये है क्या चीज? इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग अपने को देखनी है। तो सबसे पहले जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी ने ज्वाइन कर लिया है नियोसेप 1 ट्रायल को, जो ग्लोबल लेवल पे चेक करेगा कि इंडिया के अंदर नियोनेटल सेप्सिस के केसेस कितने आते हैं एंड हमारे हेल्थ केयर सेक्टर कितने एक्टिव हैं इस चीज को टैकल करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल एक कैंपेन है, इसमें एशिया की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन यूनियन की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे नियोनेटल सेप्सिस वाली प्रॉब्लम इमर्ज करती है। तो इसको चेक करना है कि कैसे हम इसको बेटर टैकल कर सकते हैं ताकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस वो रिड्यूस करी जा सके। और साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखो ड्रग्स देनी पड़ती है, जैसे कि मैंने बोला एंटीबायोटिक्स कई बार देने पड़ते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हो कि बाय 2050 तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केसेस तो बढ़ने हैं। और सोचो अगर बच्चों में पहले से एएमआर की प्रॉब्लम आ चुकी है तो आगे तो वो कैसे ही सर्वाइव करेंगे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बच्चों में पहले से ही डेवलप हो गई है। आपने ये सुना है जब भी मदर्स प्रेग्नेंट होती है उनको बोला जाता है कि अगर सर दर्द भी हो तो ज्यादा मेडिकेशन नहीं कंज्यूम करना है। पीसीएम हो गया, खुद ही खा लेते हैं ना, तो मना करी जाती है। वो क्यों करी जाती है? ताकि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे और उसको बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके अंदर कोई इंफेक्शन ना आए सडन। तो इसी वजह से वो बोला जाता है। अनटिल और अनलेस कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है तब तक मेडिकेशन अवॉइड करने को ही बोला जाता है कि छोटी मोटी चीजों को तो इग्नोर ही कर दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे यूथ, हमारे अडल्ट, हमारे एल्डरली स्टेज में आ चुकी है। अगर बच्चों में इमर्ज करी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और सोचो एंटीबायोटिक से जो प्रॉब्लम इमर्ज हुई, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आई बैक्टीरिया के अंदर। मतलब उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया कि अब तुम जितनी मर्जी मेडिकेशन खाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। अब ये बच्चे से अगर शुरुआत हो जाएगी तो आगे तो आपको और R&D करना पड़ेगा, क्योंकि उस AMR के साथ भी तो फाइट करना है। जो डोज आप बड़े लोगों को दोगे वो बच्चों को नहीं दे सकते, और R&D करना पड़ेगा। तो पहले ही बोला कि पहले फाइंड आउट कर लो कि इन्फेक्शन ये हुआ कैसे। अब ना 2 टर्म्स बार बार आएंगी, एक ग्राम पॉजिटिव एंड दूसरी आएगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें 2-3 फीचर याद रखने हैं, मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए पर सारे याद नहीं करने, वो आप साइंस में पढ़ ही रहे हो, बेसिक साइंस में आ जाएगा ये। एक ना ग्राम स्टेन होती है
उसका नोटिस करा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया उसने कैसे रिस्पॉन्स करा। जैसे ग्राम पॉजिटिव को देखोगे, बैक्टीरिया पूरी एक प्लेट होती है, प्लेट की तरह आप अज्यूम कर सकते हो, पेट्री डिश टाइप, उसके ऊपर ये सारी शेपिंग्स करी जाती हैं, वहां पे बैक्टीरिया को प्लेस करा जाता है, स्टेन ऐड करी जाती है। अगर इसने दिया कलर पर्पल या वायलेट तो ये ग्राम पॉजिटिव माना जाता है, अगर इसने कलर दिया पिंक या रेड कलर तो उसको ग्राम नेगेटिव मान लिया जाता है। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट नोट करना है, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होगा ना और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव एक ऐसा घर आपको दिखेगा जिसकी बस एक ही कंपाउंड वॉल है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए एक ही वॉल लगी हुई है। ग्राम नेगेटिव के केस में सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, उसमें 2 वॉल्स लगी हैं। अब 2 वॉल्स अगर लगी हैं तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के चांसेस आपको डेफिनेटली ग्राम नेगेटिव में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। बस यही वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना था। अभी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ये मैं बोल तो दूंगी कि इसमें थिक है, इसमें थिन है, इसमें थिक है ग्राम पॉजिटिव में, कायदे से तो इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, पर 2 वॉल्स किसमें लगी हैं, वो ग्राम नेगेटिव में लग रखी हैं, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ, जैसे एमोक्सिलिन है, एम्फिसिलिन है, मिल जाती हैं ये विदाउट, लिखा नहीं है ना लॉ में, तभी तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे दे रहा है आपको फार्मास्यूटिकल शॉप पे कि ले जाओ, आपने लेके जानी है। और दिक्कत वहीं से ही मर्ज हुई है ज्यादा। आगे वैसे ये पॉइंट भी लिखा हुआ था, प्रॉब्लम यहीं से ही मर्ज हुई है एएमआर की। हम ना खुद ही परचेज कर लेते हैं कि डॉक्टर ने पिछली बार भी यही दी थी और ये तो ऐसे ही मिल जाती है शॉप्स के ऊपर, तो उठाई वहां से। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स जो आप पढ़ते हो 1940s के, उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी भी होंगी जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती हैं, तभी फार्मेसी वाले दे देते हैं। पर अगर आपको इंजेक्शन परचेज करना है, वहां भी आपको दिखाना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस आपकी सेटलमेंट नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इंजेक्शन अब अगर आपको चाहिए तो कौन से टाइप का पेशेंट है आपके घर पे या जिसके लिए आपको ये इंजेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है तो उसको तो देना ही पड़ेगा, उनको तो खुद ही बोला होता है आप इंसुलिन इंटेक कर सकते हो, पर बाकियों को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? कि शायद सिरिंज के थ्रू पता नहीं क्या ही इंटेक कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वायलेशन है। हाँ, सारी नहीं है, कुछ ऐसी भी होंगी जो हाई डोसेज की रहेंगी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी होगी, वो सिर्फ डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करेगा तभी आएगा। ओवर द काउंटर हाँ अप्रूव्ड है तभी दी जा रही है ना, वो ओपनली दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको नहीं पहले परमिशन लेके आनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तभी दी जा रही है वो। पर अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर? ग्राम नेगेटिव, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया देखा है आपने? कहाँ देखा? नहीं दिखता है वो, अपने हाथ को ना, वो एक एड आती थी डिटोल की, वो ऐसे पूरा क्या लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास, पर उसके थ्रू भी नहीं दिखता है। आपने क्लास में करा होगा सबने ये ट्राई, तो वो देखते हैं कि अरे बड़े सारे बैक्टीरिया हैं हाथ के ऊपर, और डिटोल के थ्रू 99% जो बैक्टीरिया हैं वो अचानक से खत्म हो जाते हैं, वो छोटे छोटे 2 कीड़े से दिखाते हैं वो भी कि अभी भी हैं, तो ओमनीसाइंट है वो। जैसे बोला नहीं, वो तो हर तरफ फैला हुआ है, तो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब जगह पे प्रेजेंट है। तो इन्हीं बैक्टीरिया की बात हो रही है, लैब में इनको बनाया जाता है वहां पे चेक करने के लिए कि कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसी के लिए स्टेन यूज करते हैं, ग्राम स्टेन होती है, ये याद करना जरूरी नहीं है। अगर पर्पल सा कलर आ गया तो ग्राम पॉजिटिव मान लेते हैं, अगर पिंक कलर आया या रेड कलर आया तो उसको ग्राम नेगेटिव मान लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उनकी वॉल्स का। ग्राम पॉजिटिव के केस में आपको एक ही वॉल मिलेगी जो उसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रख रही है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है ना बाहर की लेयर, वैसे बैक्टीरिया के अंदर भी वॉल लगी होती है। पर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव वहां पे 2 वॉल्स आपको मिलेंगी। ग्राम नेगेटिव के केस में 2 प्रोटेक्शन लगी हुई है। ये मेजर डिफरेंस आ गया? नहीं कर सकते, सॉइल तो डिफरेंट ही आ गया ना। अभी नियोनेटल है, नवजात है, मतलब वो वहीं पे है, उसी इंस्टीट्यूशन में है जहां पे वो पैदा हुआ था, ज्यादा से ज्यादा घर तक उसको लेके जाएंगे, अभी जमीन के साथ उसका कांटेक्ट ही नहीं आया है, तो आप इसको नहीं कांटेक्ट करोगे, ठीक है। डेफिनेटली लैब के अंदर तो वो चलता है, फिर तो ग्राम स्टेन के मल्टीपल यूटिलिटीज हैं, वो तो ब्लड के कुछ सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर भी लगाए जाते हैं, फिर तो उसकी मल्टीपल यूटिलिटी आएगी, पर इसको आप लिंक नहीं करेंगे। ये वाला मैंने क्यों बताया आपको, मेरा एक ही पॉइंट बताने का मतलब था, मुझे पता था यहाँ पे ये मल्टीपल एरियाज में आप कनेक्ट करोगे, पर 2 ही पॉइंट्स थे यहाँ से। ये बोलते क्यों है इसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, जैसा उसका कलर था वैसे ही उसने भी शो कर दिया। ग्राम नेगेटिव मतलब और कलर आया है, पिंक या फिर रेड कलर आया है। दूसरा जो आपने याद रखना था, दैट इज अबाउट वॉल। वॉल यही थी कि ग्राम पॉजिटिव के केस में सिर्फ एक ही वॉल से प्रोटेक्टेड है, बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड है, एंड ग्राम नेगेटिव के केस में एक वॉल के ऊपर दूसरी और वॉल लगी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन भी लगा हुआ है, तो उसको डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जब तक एक वॉल के साथ लड़के आएगा तब तक आगे खत्म था, आगे एक ही वॉल थी, पर ठीक थी बेशक, पर एक वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगली डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है वैसे?
दवाई कर रही है, एंटीबायोटिक कर रहा है, पर ग्राम नेगेटिव के केस में 2 वॉल्स लगी हुई थी, 2 वॉल लगी थी, पहले एक के साथ फाइट करा, अभी दूसरी भी पड़ी हुई थी, उस पर ही पूरा जोर लगा दिया, अगली वॉल तोड़ने का टाइम नहीं लगा, या शायद उतनी एनर्जी बची नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आगे नियोनेटल सेप्सिस में भी लिखा होगा कि ज्यादा जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे नियोनेटल सेप्सिस के लिए वो ग्राम नेगेटिव वाले रहेंगे। अब ग्राम नेगेटिव में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना जो बार बार आएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव अभी के लिए इग्नोर कर दो, अब जो मैंने बताना था वो बता दिया कि एएमआर की पॉसिबिलिटी कहां पे ज्यादा है, वो ग्राम नेगेटिव में आपको ज्यादा दिखेगी। एक कॉमन एग्जांपल इज ई कोलाई, इसको बस याद रख लो, ये भी नहीं बोल रही मैं ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ई कोलाई आपको डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही जगह पे मिल जाती है। डन। तो ई कोलाई एक एग्जांपल है, जब आप वैलिडेट करोगे अपने आंसर को वहां पे ई कोलाई का मेंशन जरूर से कर सकते हो। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। नियोसेप 1 क्लिनिकल ट्रायल, ये है क्या चीज? तो एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है जिसे ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करा हुआ है, और इनका ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो भी ये पैसा अर्न करते हैं दोबारा से रिसर्च के ऊपर उसको लगा देते हैं, सैलरी वगैरह एक्सक्लूड करके। इसके बाद या ज्यादातर लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स नहीं चला रहे हैं। एंड सेकेंड, इनका मेन फोकस कहां पे है? ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के ऊपर, कि उनको ट्रीट किया जाए। तो इसी वजह से कंट्रीज को बोला कि आप वॉलंटरली आगे आए, तो इंडिया से पुडुचेरी से जो पीजीआई है वहां का, उन्होंने पार्टिसिपेशन करा है। नेक्स्ट इज 3000 न्यू बॉर्न्स अक्रॉस एशिया और अफ्रीका 2028 तक एनरोल करने वाले हैं। एनरोल मतलब रजिस्ट्रेशन जिनकी होगी कि हाँ जी यहाँ पे नियोनेटल बेबी पैदा हुआ है, या नियोनेटल यानी कि नवजात पैदा हुआ है। बाकी घाना, केन्या, साउथ अफ्रीका और अभी इंडिया, वियतनाम और पाकिस्तान में भी अंडर हुए है, मतलब वहां पे भी ये ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेशन चल रही है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे तो मलेशिया भी आ गया, बांग्लादेश भी है, युगांडा फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे भी एक्सपैंड करेंगे आने वाले टाइम में। ये तो आगे जस्ट जो थ्योरेटिकल सी इंफॉर्मेशन थी कि हाँ एशिया, अफ्रीकन यूनियन, सारे एरियाज को ये कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि नियोनेटल सेप्सिस को बेटर तरीके से ट्रीट किया जा सके, कि कल को कोई भी केस आता है तो उस बच्चे के अंदर पहले ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप शुरू ना हो जाए। नेक्स्ट इज कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो न्यू बॉर्न कई बार सेप्सिस से सफर करते हैं, तो उसी को डील करने के लिए स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ये चीज अनाउंस करी गई कि हम इसके ऊपर ट्रायल चला रहे हैं, आप न्यू बॉर्न का जो डेटा है उसको रजिस्टर करें। इनोवेटिव फ्रेमवर्क है, इसके अंदर प्रैक्टिकल डिजाइन को यूज करा जाएगा। प्रैक्टिकल का मतलब है पर्सनलाइज्ड, रेंडमाइज्ड, कंट्रोल्ड ट्रायल। कई बार क्या होता है ना, सैंपल बहुत सारे आ जाते हैं, तो रैंडम तरीके से एक दो के नाम उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी क्लास है इस टाइम पे ऑन एन एवरेज 40 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। मैंने क्या किया कि मेरे को आपका टेस्ट लेना था, छोटा सा ओरल टेस्ट, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबसे पूछ सकूं एक एक से। तो मैंने क्या देखा कि जो शोर कर रहा है उसको फटाफट से उठा लेते हैं। 3-4 से मैंने पूछ लिया, तो मैंने क्या किया, रैंडम टेस्टिंग करी कि इनको आता है नहीं आता है, अगर आता होगा तो वेरी गुड बोलूंगी, नहीं आता होगा तो थोड़ी देर के लिए सुना दूंगी। तो वहां पे मैंने क्या किया, रैंडम टेस्टिंग करी। वैसे ही सैंपल में से भी करा जाता है कि सबके ब्लड को टेस्ट नहीं करेंगे, रैंडम उठा लेते हैं कि क्या क्या इसमें आ रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको डील करने के लिए रैंडम टेस्टिंग करी जाती है। बाकी नेक्स्ट इज इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देखने को मिली, जो पुडुचेरी ने पार्टिसिपेट करा है। और नेक्स्ट नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है? अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम आप लेके चलोगे वो 90 डेज का है, मतलब बच्चे का जन्म हो चुका है, 3 महीने बोल रहा है ये, 90 डेज से यंगर रहेगा बच्चा। यंगर का मतलब है वो अभी पैदा ही हुआ तब उसको नियोनेटल सेप्सिस हो गया, या फिर 90 डेज से छोटा है, समझ गए, 3 महीने से कम की ही उम्र में ये हो जाएगा। जब वो पैदा हुआ यानी कि 0, थोड़ी देर के लिए 0 का ही होता है ना, एक दिन का नहीं बोलते, बाद में बोलते हैं ना अभी 2 दिन का ही हुआ है बच्चा, तो पहला दिन जो होता है वो 0 ही होता है, 0 जब वो पैदा हुआ, 24 आवर्स जब तक नहीं हुए। तो 90 डेज से यंगर होना चाहिए। उस इन्फेंट में क्या हो सकता है, नियोनेटल सेप्सिस। नियो यानी कि न्यू, नेटल मतलब बिल्कुल इन्फेंट है, अभी नया नया जो बॉर्न बेबी है, नवजात जिसको बोल रहे हो आप। और कई बार बच्चों को सेप्टिक शॉक लगते हैं, पीना तो मदर का दूध था उस टाइम पे, बट यहाँ पे सेप्सिस की वजह से उसको दवाइयां देनी पड़ जाती हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना, छोटा सा बच्चा होता है, कितना ही वो सहन कर पाएगा किसी बीमारी को। कई बार आपने 2-3 साल के बच्चे अगर देखे हो, 2-3 भी छोड़ो, 11-12 महीना का जो बच्चा होता है जो अभी प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता, कई बार उनको जुकाम हो जाता है, तो उनको बोलने नहीं आता है कि हुआ क्या है, तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो सब कुछ ट्रीट करता है कि पेट में कुछ है, मुंह खुलवाएगा, उसका चेक करेगा कि कहीं कोल्ड के कोई सिम्टम तो नहीं है, तो बच्चे से वो टॉलरेट नहीं होती है चीजें। तो ये तो हम नियोनेटल की बात कर रहे हैं, तो उस लेवल से इसको सोचना, ऐसे मत सोचना ये इतना इससे तो है, वैसे मत करना इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 2 पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको दिख रहा है वो नियोनेटल सेप्सिस की वजह से, मतलब बच्चे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड सेकेंड, सेप्टिसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पे फ्लो करेगा,
ब्लड के अंदर, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। निमोनिया की प्रॉब्लम आ सकती है। निमोनिया मतलब लंग्स आपके इंपैक्ट हो चुके हैं, वहां पे सेप्सिस थी उसकी प्रॉब्लम इमर्ज हुई है। एंड मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस आपके ब्रेन में होते हैं, बोलते हैं जितनी ज्यादा लाइंस आपके ब्रेन में पड़ी होंगी उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट होते हैं, पर ऊपर तो कवरिंग है ना, तो देख नहीं सकता कि इसके अंदर कितनी थी, तो देखना नहीं अपने को वो डेवलप करनी होती है। तो उन मेनिंजेस पे भी कई बार क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्शन ऑलरेडी आपकी ब्रेन की साइड भी जा चुका था, तो मेनिंजाइटिस की भी प्रॉब्लम यहाँ पे इमर्ज कर सकती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। ये नियोनेटल सेप्सिस भी टाइम के हिसाब से क्लासिफाई करा हुआ है। नंबर 1, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, नाम से पता लग रहा है अर्ली, मतलब अभी जब बच्चा पैदा ही हुआ तभी उसको सेप्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड चलता है ना, वो विद इन 72 आवर्स का बोला गया है, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर ही नियोनेटल सेप्सिस से अगर जो बच्चा है वो सफर कर जाता है। मतलब बिफोर भी हो सकता है, कई बार डिले हुआ डिलीवरी के टाइम में, तो उस टाइम पे भी रप्चर की वजह से इन्फेक्शन बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तभी तो जब डिलीवरी का टाइम पीरियड शुरू होता है तो फटाफट से या तो नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है, या तो फटाफट से इंस्टेंट डिसीजन लिया जाता है कि कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, सिसेरियन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर अंदर ना, ऐसे अज्यूम करो एक थैला होता है, थैले के अंदर लिक्विड पड़ा होता है और उस लिक्विड के अंदर फिर बच्चा होता है। समझ, खाली नहीं होता वो थैला, थैली के अंदर बच्चा होता है लिटरली, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब वो एमनियोटिक फ्लूइड जहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, रप्चर अगर पहले कर गया और बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है, वहां पे चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जा सकता है। इसके बाद लेट ऑनसेट सेप्सिस, 72 आवर्स से लेकर 90 डेज के बीच में अगर ये नियोनेटल सेप्सिस होता है तो उसको बोल देते हैं लेट ऑनसेट, कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस टाइम पे तो ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, पर 3 दिन के बाद आई या 90 दिन से पहले, 3 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे आप सेकंड वाली कैटेगरी में लेके चलते हो। सेकंड कॉजेस क्या क्या हैं? तो ग्लोबल पैटर्न अगर देखा गया स्ट्रेप्टोकोकस करके, अब स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन लाइक अपीयरेंस, एंड कोकस इंडिकेट कर रहा है सर्कल। अब ये बैक्टीरिया है, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, तो ये स्ट्रेप्टो एक चेन लाइक अपीयरेंस इस बैक्टीरिया की बनती है, इसकी वजह से ये सेप्सिस की प्रॉब्लम बच्चों में देखी गई है हाई इनकम कंट्रीज के अंदर, जो आपकी ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं। इंडिया का पैटर्न अगर देखें, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की वजह से ज्यादा है। अब ग्राम नेगेटिव जब बोला तो इसी वजह से क्या बोला गया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम और ज्यादा इमर्ज कर सकती है अगर वो बचपन से ही हो गई तो, सेप्सिस के केस में। इंडिया में ग्राम नेगेटिव, तभी मैंने वो टर्म्स आपको शुरू में बता दी। एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, एग्जांपल क्लिप्सेला निमोनिया, ई कोलाई, एस्ट्रीसिया कोलाई भी इसको बोल देते हैं, एसिंटोबैक्टर स्पीशीज, स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास जैसे आप बोल रहे थे सॉइल सैंपल, तो ये उसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे, सारे याद नहीं करने हैं आपको, सिर्फ एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रख लेना, वो ई कोलाई है। ई कोलाई आप थ्रू आउट ईयर सुनते ही रहते हो, कभी कोल्ड कफ के जो डोजेज आते थे पहले ओवर द काउंटर ये परचेज कर लेते थे आप, मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं थी, अब बोल दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई इंडिया के अंदर ठीक ठाक अवेलेबल है, ग्राम नेगेटिव के अंदर इसको भी काउंट करते हैं, और ये डिफिकल्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ, कौन ही सोचेगा ऐसे कि इन्फेक्शन इसको होगा। जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी आप सुनते हो बच्चों के अंदर, सुनी है कभी कि बच्चा पैदा ही हुआ और उसको जॉन्डिस हो गया, तो कितनी ज्यादा कंसर्न की बात बन जाती है वो, तो ये उससे भी डेंजरस है। जॉन्डिस की वजह से आपने डेथ का नंबर नहीं देखा, पर आपने नियोनेटल सेप्सिस की वजह से देखा कि सेकंड नंबर पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड सेकंड मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, ये आर्टिकल ठीक से प्रिपेयर कर लेना, अभी मैं टाइम लगा के बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपके सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्पेशली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर कोई आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को जब मिल्क फीड नहीं करा गया उसकी जगह पे दवाइयां पहले प्रायोरिटाइज करी गई, वजन वगैरह उसका कम होता है, एंड एंटीबॉडीज जो बच्चे के अंदर बननी थी शायद वो भी ना बने टाइम के साथ, तभी तो बोलते हैं कि बच्चा बीमार हो गया था स्टार्टिंग में तो इसकी इम्यूनिटी ऐसे डाउन रहती है, तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो यही रीजन होते हैं। देन नेक्स्ट, वेंटिलेटर्स के अंदर भी कई बार रखना पड़ जाता है बच्चे को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैथेटर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जो मिल्क फीडिंग है वो डायरेक्टली स्टमक के एरिया में करी जा सके, बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। कैथेटर ट्यूब लाइक अपीयरेंस होती है, मल्टीपल ऑर्गन्स के लिए यूज करी जाती है, फीडिंग ट्यूब की फॉर्म में भी करते हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम। तो नंबर 1, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, हाइपोथर्मिया रहेगा या फीवर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपने देखा जो इन्फेक्शन था वो कहीं ना कहीं लंग से भी स्प्रेड कर सकता है, निमोनिया वाली कंडीशन जो लिखी हुई थी। इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे ग्रंटिंग की वॉइस आती है, बच्चा सांस जब लेगा ना तो आवाज भी आएगी साथ में, उसको ग्रंटिंग बोल देते हैं, तो वो भी एक सिम्टम माना जाता है कि सेप्सिस की प्रॉब्लम है। सेकंड, एपीनिया भी हो सकता है। एपीनिया का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए पॉज ही लग जाएगा ब्रीदिंग में, सांस नहीं लिया उसने, बीच में एक पॉज लगेगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो सांस लेगी, एपीनिया। जैसे एक टर्म आती है ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया क्या इंडिकेट कर रहा है?
हार्ट को, एंड ब्रेडी मतलब स्लो हार्ट रेट, तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ये हरियाणा के पेपर में टर्म आई थी, तो इसको देख लेना, ब्रेडिकार्डिया। एंड नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकते हैं। अब देखो ऊपर नॉर्मल से सिम्टम शुरू हुए, पहले बुखार वगैरह आया, फिर उसके बाद कुछ सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे आप नीचे को आओगे बाकी के जो ऑर्गन्स होंगे वो भी इंपैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, बॉडी वीक रहेगी बच्चे की, देन इरिटेशन बहुत रहेगी, एबनॉर्मल सी क्राइंग रहेगी, सीजर की प्रॉब्लम भी आ सकती है, मसल फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो एबनॉर्मल मूवमेंट बच्चे में देखी जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आते हैं पुअर फीडिंग की वजह से, एंड दूसरा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब पेट अचानक से बाहर को भी आ सकता है, तो ये सारे इंडिकेट करता है कि इसमें सेप्सिस के सिम्टम्स हैं। तो मतलब नॉन स्पेसिफिक है, सिम्टम बहुत ज्यादा वाइड है, जरूर एक सिम्टम का होना ये इंडिकेट नहीं करता कि उसमें सेप्सिस है। बुखार आ सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, जॉन्डिस भी हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, पर वो सेप्सिस हो ये श्योरिटी नहीं होती, ठीक। तो नॉन स्पेसिफिक है इसके सिम्टम्स भी। एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब मैं यहीं पे एक ना नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर बोल दूं, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है, स्पेक्ट्रम मतलब कितनी एरिया तक इसको हम ब्रॉड कर सकते हैं, ब्रॉड मतलब बहुत सारा एरिया, नैरो मतलब एक ही जगह पे एरिया। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब एक ही इन्फेक्शन था, एक ही टाइप ऑफ एंटीबायोटिक उसके ऊपर लगना था, नैरो, या दो इन्फेक्शन आप ले सकते हो। ब्रॉड की जब बात कर रहे हैं, पीसीएम के कितने यूज है, मल्टीपल यूज है ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो वैसे एंटीपायरेटिक के अंदर काउंट करते हो, पर एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसमें आपने क्या देखा कि एक ही मेडिसिन मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए आप यूज कर पा रहे हो, तो उसके लिए ब्रॉड टर्म यूज कर ली। अगर उसकी लिमिट है, नैरो है, दो ही इन्फेक्शन के लिए यूज हो पा रही है, तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड बच्चों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि सिम्टम नॉन स्पेसिफिक हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले ही एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और इसी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली। तभी बोला कि ये जो नियोसेप 1 ट्रायल हमने चलाया हुआ है, उसके अंदर कंट्रीज आगे आए, पार्टिसिपेट करें। तो इंडिया की तरफ से अभी पुडुचेरी ने ही अनाउंस करा कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बर्डन ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया, तो सेकंड नंबर पे जो डेथ्स होती हैं, अराउंड 30 to 40% नियोनेटल डेथ जो बच्चों की होती हैं, वो बिकॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस ही होती हैं। अगर इसको नंबर में देखोगे, परसेंटेज में फिर कम लगती हैं चीजें, 30 to 40%, 2 to 2.5 लाख डेथ्स एनुअली बात करी गई है, और सिर्फ बच्चों की बात करी गई है। ये नियोनेटल सेप्सिस की वजह से हो सकती है। डिस्टिंक्ट पैथोलॉजिकल पैथोजन आगे, यहाँ पे पैथोजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फीवर आया, वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है। आगे जो आपने सिम्टम्स देखे थे उसमें बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। पहली प्रॉब्लम तो पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ जाती है। एंड नंबर 2, मल्टी ड्रग, यानी कि आपने देखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो मेडिकेशन है उनको यूज करा जा रहा है। सेकेंड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम इमर्ज कर रही है। सेकेंड, डायग्नोस्टिक गैप्स भी हैं, कई बार पता ही नहीं चलता क्योंकि इसके सिम्टम भी नॉन स्पेसिफिक हैं, और पता भी नहीं चलता कि बच्चे को सेप्सिस हो रखा है। और कई बार ये भी होता है, वल्नरेबल एरिया में अगर कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई थी, केस रेफर आगे किया जाता है, जब तक पहुंचते हैं तब तक डेथ का केस आ चुका होता है। बाकी इंडिया स्पेसिफिक एविडेंस, अब देखो हर कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है। अब आप डेवलप कंट्रीज की अगर बात करें, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, वहां पे 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी उनके लिए आउट ऑफ टॉलरेंस था, ठीक है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसे बना हुआ है। आपने देखा होगा रोड वगैरह पिघलने शुरू कर गए थे, तो मतलब वहां का क्लाइमेट डिफरेंट है। और इंडिया में देखो आप 50 डिग्री भी टॉलरेट कर चुके हो। लास्ट गर्मियों की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ रह रहे थे तो 50 डिग्री आ गया था, एसी वगैरह बंद हो गए थे खुद ही, क्योंकि एसी भी बोले इतना टेम्परेचर मैं टॉलरेट नहीं करता। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रीज की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। आप अफ्रीकन यूनियन में चले जाओ, वहां पे सर्दियां नहीं आ रही हैं। इंडिया में आ जाओ, यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ मौसम आ रहे हैं, मौसम के साथ बीमारियां आती हैं। तो इंडिया स्पेसिफिक एविडेंस हमें तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन होंगी, जब न्यू बॉर्न का डेटा बताया जाएगा कि हाँ जी इतने केसेस हमारे पास यहाँ पे निकल के आए थे। सो आर्टिकल था इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से,